नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर गहराई से बात करने जा रहे हैं जो अक्सर उठता है। आखिर ये जो मुस्लिम देश हैं, वो इजराइल के खिलाफ एकजुट क्यों नहीं हो पाते? जी बिल्कुल, ये सवाल बहुत अहम है और इसके पीछे कई परतें हैं, ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक, यहाँ तक कि सांप्रदायिक भी। हाँ, और हमारे पास कुछ विश्लेषण है जो इन्हीं अलग अलग वजहों को सामने रखते हैं। तो आज हम इन्हीं स्रोतों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि भाई एक साझा विरोध दिखता तो है, पर वो कौन सी रुकावटें हैं जो इन देशों को मिलकर कोई ठोस कदम उठाने से रोकती हैं। बिल्कुल, और ये दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि तस्वीर बदलती रही है। मतलब एक तरफ इतिहास है, जैसे वो 1948, 1967, 1973 के अरब इजराइल युद्ध। हाँ बिल्कुल, तब एक तरह की पैन अरब एकता या मुस्लिम सॉलिडारिटी दिखती थी, कम से कम सैन्य स्तर पर कुछ हद तक। लेकिन फिर हम आज देखते हैं, खासकर 2020 के बाद अब्राहम अकॉर्ड्स, यूएई, बहरीन, सूडान, मोरक्को, ये देश तो इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य कर रहे हैं। सही कहा, ये एक बड़ा शिफ्ट है। ये दिखाता है कि अब शायद विचारधारा से ज्यादा आर्थिक और रणनीतिक हितों को तरजीह दी जा रही है। तो क्या ये मुस्लिम दुनिया में एक तरह की दरार का संकेत है? निश्चित रूप से ये विभाजन साफ दिखता है, लेकिन देखिए, एकता की कमी सिर्फ इन समझौतों की वजह से नहीं है। इसके पीछे कुछ ज्यादा गहरी और पुरानी वजहें काम कर रही हैं। अच्छा, जैसे कि सबसे बड़ी बाधा क्या लगती है? मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी और शायद सबसे पेचीदा वजह है सांप्रदायिक विभाजन, मतलब सुन्नी और शिया वाला एंगल। आप सऊदी अरब और ईरान की प्रतिद्वंदिता की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, कई सुन्नी बहुल देश, खासकर खाड़ी के देश, ईरान के बढ़ते प्रभाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। उनके लिए ईरान एक तरह से इजराइल से भी बड़ा रणनीतिक खतरा है। तो वो ईरान को रोकने के लिए शायद इजराइल के साथ भी तालमेल बिठाने को तैयार है? हाँ, परोक्ष रूप से ऐसा दिखता है। ये अंदरूनी होड़ बाहरी एकता को बनने नहीं देती। ये तो हुई सांप्रदायिक बात, लेकिन आर्थिक समीकरणों का क्या? पैसा भी तो बोलता है। बहुत ज्यादा। आर्थिक हित शायद सबसे अहम वजहों में से एक है। अब देखिए, मिस्र और जॉर्डन जैसे देश हैं, उन्हें अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों से भारी मात्रा में मदद मिलती है, सैन्य भी, आर्थिक भी। और इस मदद की शर्त होती है कि इजराइल के साथ शांति बनी रहे। हाँ, ये एक तरह की अघोषित शर्त है। फिर व्यापार भी है। एक दिलचस्प बात जो हमारे स्रोतों में सामने आई, इजराइल अपनी जरूरत का लगभग 60% तेल पता है कहां से लेता है? कहां से? किसी अरब देश से तो नहीं? 2 मुस्लिम बहुल देशों से, कजाकिस्तान और अजरबैजान। अरे, ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। मतलब एक तरफ फिलिस्तीन का मुद्दा, दूसरी तरफ व्यापार चल रहा है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि राष्ट्रीय हित कितने ऊपर होते हैं। और रणनीतिक तौर पर क्या सोच है? क्या देश सीधे लड़ाई से बचना चाहते हैं? हाँ, ज्यादातर देश सीधे सैन्य टकराव में नहीं पड़ना चाहते। वो शायद इजराइल और खासकर उसके सबसे बड़े सहयोगी अमेरिका को कोई बहाना नहीं देना चाहते कि उन्हें हमलावर करार दिया जाए। तो वो कूटनीति पर ज्यादा जोर देते हैं? जी, कूटनीतिक दबाव, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर निंदा, पर्दे के पीछे की बातचीत, ये तरीके ज्यादा अपनाए जाते हैं। और क्या देशों के अपने अंदरूनी मसले, उनकी घरेलू राजनीति, इसका भी असर पड़ता है? जैसे पाकिस्तान या जॉर्डन में हम देखते हैं। जरूर पड़ता है। कई देशों में आंतरिक राजनीति अस्थिरता है, आर्थिक संकट है, लोगों में गुस्सा है। जब कोई देश अंदर से ही जूझ रहा हो तो उसकी बाहरी मुद्दों पर एकजुट होकर कोई मजबूत स्टैंड लेने की क्षमता वो कम हो जाती है। तो ये सब तो हो गई रुकावटें, लेकिन कोशिशें तो होती होंगी ना एकता दिखाने की। जैसे इस्लामिक सहयोग संगठन OIC है, 57 सदस्य देश हैं उसमें। हाँ, कोशिशें होती हैं। OIC एक मंच जरूर है। वो बयान जारी करते हैं, इजराइल की निंदा करते हैं, गाजा पर, लेबनान पर, हथियार बैन की बात भी करते हैं। पर असर कितना होता है उन बयानों का? असर कह सकते हैं कि सीमित रहता है, क्योंकि OIC सदस्य देशों की मर्जी से चलता है और हर देश की अपनी प्राथमिकताएं हैं। तो वो बयान अक्सर कागजी ज्यादा रह जाते हैं। जमीनी हकीकत पर उनका सीधा असर डालना मुश्किल होता है। हाल में भी कुछ बयान आए थे, जैसे 2025 में मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की वगैरह ने मिलकर ईरान पर हुए हमलों की निंदा की थी। हाँ, वो दिखाता है कि किसी खास घटना पर एक साथ आवाज उठा सकते हैं, लेकिन ये फिर वही बात है, बयानबाजी तक एकता। असल कार्रवाई के लिए जो ताकत चाहिए वो अभी भी बिखरी हुई है। और सैन्य ताकत का भी तो फर्क होगा। मतलब अगर ये देश मिल भी जाएं, तो क्या वो इजराइल का मुकाबला कर सकते हैं जिसे अमेरिका का समर्थन है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सैन्य और तकनीकी रूप से इजराइल काफी आगे है और उसे अमेरिका का जो समर्थन हासिल है वो समीकरण को बहुत बदल देता है। सामूहिक सैन्य शक्ति शायद उतनी न हो,
और वो पाखंड वाली बात भी है ना कि सार्वजनिक तौर पे निंदा कर दी लेकिन पर्दे के पीछे व्यापार जारी है, जैसे वो सुमेध पाइपलाइन से तेल की सप्लाई। हाँ, ये विरोधाभास साफ नजर आता है। एक और अहम बात है जनता और सरकार के बीच का फर्क। अच्छा, वो कैसे? देखिए, ज्यादातर मुस्लिम देशों की आम जनता में फिलिस्तीन के लिए बहुत हमदर्दी है, भावनात्मक जुड़ाव है, लेकिन सरकारें चलती हैं राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक समीकरणों और आर्थिक मजबूरियों से। तो जनता की भावनाएं और सरकार की नीतियां, इनमें तालमेल नहीं है? अक्सर नहीं होता। और फिर ईरान जैसे देश हैं जो एकता की बात करते हैं, हमास जैसे समूहों का समर्थन करते हैं, तेल बैन की धमकी देते हैं। पर दूसरे देश, खासकर खाड़ी के देश, ईरान से ही सावधान रहते हैं। बिल्कुल। वो ईरान के बढ़ते प्रभाव को लेकर आशंकित हैं, तो उसके झंडे तले एकजुट होने से कतराते हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर यही बनती है कि मुस्लिम देशों की इजराइल के खिलाफ एकता एक बहुत ही उलझावा मुद्दा है। सांप्रदायिक बंटवारा, आर्थिक जरूरतें, रणनीतिक सोच, पश्चिमी देशों का असर और फिर नेताओं और जनता के बीच की दूरी, ये सब मिलकर एक ऐसी स्थिति बनाते हैं जहां बातें तो बहुत होती हैं, बयान भी आते हैं, लेकिन ठोस जमीनी एकजुट कार्रवाई दिखना मुश्किल हो जाता है। बयानबाजी और कूटनीतिक एकता कभी-कभी दिखती है, पर व्यवहारिक एकता बहुत सीमित है। बिल्कुल। और ये सब देखते हुए एक सवाल मन में आता है भविष्य को लेकर। क्या ये जो नए समीकरण बन रहे हैं, जैसे सऊदी ईरान की बातचीत, क्या इनसे पूरी एकता नहीं सही पर कम से कम कुछ खास मुद्दों पर, जैसे गाजा का पुनर्निर्माण हो, उस पर थोड़ी बहुत सहयोग की उम्मीद की जा सकती है? ये एक अहम सवाल है। शायद कुछ सीमित सहयोग संभव हो, लेकिन अगर कभी वास्तविक जमीनी स्तर पर असर डालने वाली एकीकृत कार्रवाई होनी है, तो उसके लिए किन बुनियादी बदलावों की जरूरत होगी? शायद बहुत गहरे और मुश्किल बदलावों की। ये सोचने वाली बात है।